Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 28th of November 2025. 28 नवंबर 2025 का कंप्लीट द हिंदू एनालिसिस देखेंगे. पूरी न्यूज आर्टिकल से एक एक करके मैं आपको बताऊंगा. आई होप आपको लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा. इसको लाइक और शेयर जरूर किया करें. तो ओनली वन थिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड, दैट इज द लाइक एंड शेयर्स एंड कमेंट, है ना. तो ये तीन चीज अगर आप कर सके, नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, बेल आइकॉन दबा दो, हाइप कर दो, ये सब चीजें तो आपको करनी पड़ेगी ना यार. मेरी तो पूरी आर्मी आप ही लोग हो ना. तो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड. आई होप आपको अच्छा लगेगा. स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को. शुरू करते हैं फ्रंट पेज की पहली न्यूज के साथ. अब पहली न्यूज इतनी जब डराने वाली हो तो क्या बोला जाए. पहली न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट को कि रेगुलेट करो भाई, इंटरनेट पे जो कंटेंट है उसको रेगुलेट करो. अब देखो, रेगुलेशन बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट पे भी रेगुलेशन और शुरू हो जाएगा. इसके बाद फ्री स्पीच की और बैंड बजने वाली है. तो हम देख लेते हैं क्या कहा एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने. तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो नए चीफ जस्टिस हैं, मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलना कितना खतरनाक हो सकता है. बट अब जस्टिस सूर्यकांत जी का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इंटरनेट पे कुछ भी हो रहा है, इंटरनेट पे कुछ भी लोग लिख दे रहे हैं. और इसमें एक जो टर्म यूज किया गया, उन्होंने कहा है देखो ऑब्सीन, चलो ठीक है, ऑब्सीन मैं समझ सकता हूँ कि ऑब्सीन कंटेंट नहीं होना चाहिए, परवर्स कंटेंट, परवर्ट टाइप के कंटेंट भी नहीं होने चाहिए. यहाँ पे ऑथर जो सुप्रीम कोर्ट ने है एक टर्म यूज किया, एंटी नेशनल और पर्सनली डैमेजिंग ऑनलाइन कंटेंट. तो थोड़ा सा अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा वेग टर्मिनोलॉजी है. क्यों वेग टर्मिनोलॉजी है? क्योंकि क्या चीज एंटी नेशनल है ये अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो कल को तो लोग नॉर्मली कुछ भी एंटी गवर्नमेंट भी कुछ चीज लिखेंगे तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा, है ना, जो नॉर्मली होता है ना. तो दिस इज द थिंग विच हैपेंस. कई बार लोग एक पेंटिंग बना देते हैं और उसको लोग एंटी नेशनल बोल देते हैं, बट ऐसा कई बार नहीं होता. कई बार होता है तो जेन्युइन उस पर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब नहीं होता है तो फिर उसमें बेकार का हैजल क्यों. तो दैट इज द बिग क्वेश्चन कि कौन ये चीजें डिफाइन करेगा. एंड इसके बाद टॉप कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो आप क्या कर सकते हैं कि एक इम्पार्शियल एंड ऑटोनॉमस अथॉरिटी बना सकते हैं. यू कैन क्रिएट एन इम्पार्शियल एंड ऑटोनॉमस अथॉरिटी विच विल नाइदर बी बाउंडेड बाय प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स, नॉट द गवर्नमेंट, टू वेट प्राइमा फेसी परमिसिबल कंटेंट. तो जो कंटेंट है उसको उसकी वेटिंग होगी. मतलब कि वेटिंग मतलब क्या होता है कि वेदर इट इज अ परमिसिबल कंटेंट और नॉट, इसकी वेटिंग की जाएगी बाय दैट इम्पार्शियल पर एट ऑटोनॉमस अथॉरिटी. ठीक है ना. तो दिस इज व्हाट द आइडिया ऑफ चीफ जस्टिस इज. चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट द फिनोमिना यूजर्स कुड क्रिएट देयर ओन ऑनलाइन चैनल्स एंड स्टिल नॉट बी अकाउंटेबल टू एनीवन. इज देयर नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इनका यह कहना था कि क्या भैया यूजर्स अपने चैनल बना लेते हैं और चैनल बनाने के बाद ना तो वो अकाउंटेबल है किसी के सामने, ना वो आंसरेबल है किसी के सामने. तो इज दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसके पास है भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी? नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, हम ये नहीं चाहते हैं कि यूजर जनरेटेड कंटेंट एक तरीके से फ्री स्पीच के साथ मतलब वो टिंकर करने लगे. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम ये भी नहीं चाहते कि लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच चला जाए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच कम्स विद रेगुलेशन. वो आपका रीजनेबल रेगुलेशंस है ना, जो कि ना आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के अंदर मेंशन्ड है. तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का तो यूज आपको करना ही पड़ेगा, है ना. और लेकिन हम आपके हाँ राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए आपको ये सब बोल रहे हैं. तो अब आप समझ लीजिए कि क्या बोल रहे हैं और क्या होने वाला है. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, अब जैसे कुछ लोग जो अपोजिशन है, अपोजिशन यानी कि जो लॉयर थे उसमें अपोजिशन के एडवोकेट प्रशांत भूषण, उनका ये कहना था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने बोला कि जो टर्म्स आप एंटी नेशनल यूज कर रहे हो, दे आर बोथ ओवर ब्रॉड एंड एम्बिग्यूअस. नाउ दिस इज द थिंग विच इज देयर. ये एक तो ओवर ब्रॉड वाला बहुत ब्रॉड वर्ड है एंटी नेशनल, और किसी भी आजकल तो हमारे यहाँ नॉर्मली लोग मतलब कुछ भी कर ले तो एंटी नेशनल बोल दिया जाता है उनको, है ना. तो एंटी नेशनल शब्द जो है काफी ओवर ब्रॉड भी है और एम्बिग्यूअस भी है. तो देयरफॉर इट शुड भी थोड़ा टोन डाउन इसको करने की आवश्यकता है. इसके अलावा ये सारी चीजें हैं ऑथर ने जो बताई. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. इसके अलावा जो सीनियर एडवोकेट अमित सिब्बल थे फॉर इंडियन ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल फाउंडेशन, उनका ये कहना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने यूज की है प्रिवेंटिव टर्मिनोलॉजी यूज की है. उन्होंने कहा है प्रिवेंटिव एक्शन. तो प्रिवेंटिव नहीं होना चाहिए,
इसकी जगह जो टर्म होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए। प्रिवेंटिव का मतलब हो जाएगा प्री सेंसरशिप, है ना, कि मतलब सेंसरशिप के पहले भी एक बार उसकी पोस्ट को जाने से पहले ही एक पहले सेंसरशिप हो जाएगी, प्री सेंसरशिप। तो प्रिवेंटिव नहीं होगा, ये प्री सेंसरशिप हो जाएगा और होना चाहिए एक्चुअली में इफेक्टिव। तो इफेक्टिव वेज करो कि आप कंटेंट को, हाँ, ऑब्सीन कंटेंट, परवर्ट कंटेंट, परवर्स कंटेंट, है ना, न्यूडिटी को प्रमोट करने वाला कंटेंट, सेक्सुअल फिडिलिटी इनफिडिलिटी को प्रमोट करने वाला कंटेंट, ये सब बिल्कुल इस पे थोड़ा अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए और इस पे एक रोकथाम भी होनी चाहिए। लेकिन आप किसी को भी ब्रॉड किसी क्योंकि एंटी नेशनल होना मतलब कि फिर वहां पे फिर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाएगा। देखो ये सारी चीजें जो है ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लेकर के आती हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि किसी निर्दोष को या फिर किसी इनोसेंट व्यक्ति को जस्ट फॉर एक्सप्रेसिंग समथिंग उसको भी आप सजा देना शुरू करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इट विल हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड जो आर्टिकल है वो है आईएमएफ गिव्स सी ग्रेड फॉर इंडियाज नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। अब भारत में जो हमारी इतनी सारी बॉडीज हैं जो सारा दिन कैलकुलेशन करती रहती हैं, उनको आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने एनुअल रिव्यू में सी रेटिंग दी है, ठीक है ना। जिसमें से कौन इंक्लूडेड है, हमारा जो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स जीडीपी का, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स जो हमारा जीवीए का है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ग्रॉस वैल्यू एडेड, इनको पूरा क्या दिया है, सी रेटिंग दी है। सी रेटिंग जो है इस रेटिंग की सेकंड लास्ट रेटिंग है। ए बी सी और डी, ये 4 रेटिंग्स थी, ए बी सी डी, उसमें से सी हमारे नेशनल डोमेस्टिक अकाउंट्स को, जो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स है, उनको सी रेटिंग दी गई है, ठीक है ना। आईएमएफ का ये कहना है कि इस ग्रेड का मतलब ये होता है कि जो डेटा है, मतलब जो हमारा जीडीपी जीवीए का डेटा है, इट हैव सम शॉर्टकमिंग्स एंड दीज शॉर्टकमिंग्स विल वर हैम्परिंग द सर्वेलेंस, है ना। तो शॉर्टकमिंग्स है हमारे डेटा में, मतलब कि हमारा डेटा एक तो सही नहीं है, दूसरा उसमें मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, फॉल्ट्स हैं, या तो ओवर है या तो अंडर है, ये सारी चीजें की मिस्टेक जो है वो आईएमएफ ने बताई है, ठीक है ना। इसके अलावा आईएमएफ ने कुछ और पॉइंट आउट किया कि क्या रीजन है हमारी रैंकिंग कम होने का। तो उन्होंने बताया कि जैसे हमारा जो बेस ईयर हम यूज कर रहे हैं, अभी भी 2011-12 का बेस ईयर यूज कर रहे हैं, विच इज वेरी आउटडेटेड बेस, बहुत पुराना बेस हो गया। इसके अलावा हम होलसेल प्राइजेस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स के डेटा हम यूज कर रहे हैं, और उसका प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि हमारे पास प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ही नहीं, प्रोड्यूसर प्राइसेस नहीं है, तो हम होलसेल प्राइसेस यूज करने लगते हैं। यहाँ पे भी साइजेबल डिस्क्रिपेंसीज आती हैं। तो दिस इज व्हाट हैज बीन द मिस्टेक इन जीडीपी, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको इसको एनहांस करने की आवश्यकता है, इस मेथडोलॉजी को थोड़ा चेंज करके कैलकुलेशन को और सही बनाने की आवश्यकता है। दिस इज व्हाट द आईएमएफ हैव सेड, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। तो जो अवेलेबल डेटा है उसमें शॉर्टकमिंग्स है, ये तो क्लियर हो गया। दिस इज एज पर द आईएमएफ। आईएमएफ का आपको पता होगा, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1944 में इसका फाउंडेशन हुआ था। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, याद रखिएगा 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसके बाद ये 1945 में बना था, और ऑपरेशन इसके 1947 में स्टार्ट हुए थे। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। मेंबरशिप 190 मेंबर है लगभग, 2024 के आसपास का आंकड़ा है, 190 मेंबर्स। एंड मेन ऑब्जेक्टिव इसका है टू प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, इंश्योर्स द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ऑल बोलते हैं हम, ठीक है। इसकी कुछ रिपोर्ट्स भी, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, फिस्कल मॉनिटर करके एक रिपोर्ट है, आर्टिकल 4 कंट्रीज रिपोर्ट है। ये सारी देख लेना, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक बार चेक कर लेना इसकी है कि नहीं है ना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। कंफ्यूज कर रहा है मुझे थोड़ा, इसलिए आप बता देना, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, प्लीज चेक इट आउट। एक और न्यूज आर्टिकल है, असम कैबिनेट अप्रूव्स पैनल रिपोर्ट टू ग्रांट एसटी स्टेटस टू 6 कम्युनिटीज। अब असम कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक पैनल की रिपोर्ट को इन ऑर्डर टू ग्रांट एसटी स्टेटस टू 6 कम्युनिटीज। कौन कौन सी 6 कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटीज के नाम जरूर याद रख लेना। द 6 कम्युनिटीज आर चुटिया, कोच, राजबोंगशी, मटाक, मोरान, ताई अहोम एंड टी ट्राइब्स, जो आदिवासीज हैं। तो ये 6 ट्राइब्स हैं जिनको कि क्या दिया जा रहा है, एसटी स्टेटस, क्योंकि वहां पे असम की जो कैबिनेट है उसने इसको अप्रूवल दे दिया है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। इन 6 ट्राइब्स के नाम देख लेना, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। पूछ सकता है कि ये कहाँ की ट्राइब है, मटाक कहाँ की ट्राइब है, मुरान कहाँ की ट्राइब है, इस तरीके से पूछ सकता है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली न्यूज है
गिग वर्कर्स के रिगार्डिंग तो थोड़ा सा बस जस्ट मैं ये बताना चाहता था कि ये बेंगलुरु में गिग वर्कर्स को लेकर के थोड़े नियम बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि कई बार गिग वर्कर्स खुद इन्वॉल्व रहते हैं कुछ वायलेंस में या किसी तरीके की इस तरीके से अनएथिकल एक्टिविटी में, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी उनके साथ हो जाती है, तो दोनों को प्रिवेंट करने के लिए उनके रूल्स बनाए गए हैं। गिग वर्कर्स होते कौन से हैं? तो गिग वर्कर्स आर बेसिकली इंडिविजुअल्स जो कि काम करते हैं शॉर्ट टर्म टास्क बेस्ड फ्रीलांस असाइनमेंट्स में। शॉर्ट टर्म टास्क बेस्ड फ्रीलांस असाइनमेंट्स में काम करते हैं। बेसिकली लॉन्ग टर्म दे आर पेड पर टास्क, पर डिलीवरी, पर राइड, पर प्रोजेक्ट, इस तरीके से इनको पेमेंट मिलती है ना। तो बहुत जो कि फ्रीलांस तरीके से काम करते हैं, शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, टास्क बेस्ड काम करते हैं, ठीक है ना। एंड गिग वर्कर्स बेसिकली अर्न इनकम फ्रॉम टेम्पररी फ्लेक्सिबल ऑन डिमांड जॉब्स, है ना। टेम्पररी फ्लेक्सिबल ऑन डिमांड जॉब्स यूजुअली थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि आपका स्विगी जोमेटो हो गया, ऊबर ओला हो गया, ब्लिंकिट, जेप्टो, डंजो हो गए, है ना, अर्बन कंपनी हो गए। तो ये सारे गिग वर्कर्स रहेंगे, प्लेटफॉर्म बेस्ड है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। आर्मी चीफ अनवील्स रोड मैप टू बिल्ड फ्यूचर रेडी फोर्स। अब यहाँ पे आर्मी चीफ हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव 3 फेज रोड मैप बनाया है जिससे कि आर्मी को कन्वर्ट किया जा सकता है एक इंटीग्रेटेड फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में बाय 2047, सॉरी, है ना। तो 2047 तक आर्मी को एक इंटीग्रेटेड फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में तैयार करने के लिए या इंटीग्रेटेड फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हैं आर्मी, 4 स्प्रिंग बोर्ड्स आर देयर, जिसमें सबसे पहला उन्होंने कहा है कि पहला है सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता में उन्होंने कहा कि हम इंडिजनाइजेशन करें, स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण सबसे पहला पिलर है। सेकंड उन्होंने कहा है अनुसंधान या एक्सेलरेटेड इनोवेशन, अनुसंधान या फिर रिसर्च इनोवेशन, इसको जो है सेकंड पिलर माना है इन ऑर्डर टू मेक दैट फोर्स। अनुसंधान, एक्सेलरेटेड इनोवेशन थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक आईडेक्स, अदिति एक्सेट्रा। थर्ड उन्होंने कहा है द थर्ड पिलर विल बी एडेप्टेशन या अनुकूलन विच फोकसेस ऑन रिफॉर्मिंग द लार्जर इकोसिस्टम, है ना। पूरे इकोसिस्टम को चेंज करना है, अडेप्ट करना है चेंजिंग टाइम्स के साथ, इन चेंजिंग प्रॉब्लम्स के साथ। थर्ड पिलर विल बी एडेप्टेशन, अनुकूलन। एंड फोर्थ विल बी इंटीग्रेशन या एकीकरण जिसको कहा जाता है, विच स्ट्रेसेस द डीपर मिलिट्री सिविल फ्यूजन। तो मिलिट्री को सिविल के साथ थोड़ा फ्यूज करना है, उनको एक लाना है ना एक प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज है इंडियाज फूड कलरिंग वूज एंड स्टेप्स बीइंग टेकन टू कॉम्बैट रिकरिंग इश्यूज, है ना। तो यहाँ पे फूड कलरिंग इशू, आप जब ये देख रहे हैं ना इतनी चमचमाती दालें और ये सारा कलर का है ना, मतलब सारा कलर का नहीं है, बट एडल्टरेशन एंड कलरिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एंड इसमें कई बार नॉन परमिटेड सिंथेटिक डाइज का यूज किया जाता है। नॉन परमिटेड सिंथेटिक डाई जो बालों में लगती है ना, वो वाली नहीं, मतलब उसी तरीके से मिलती हुई जो कि कार्सिनोजेनिक भी हो सकती है और आपको बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स भी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो इनमें एक ऐसी डाई है ऑरामाइन ओ, याद रखिएगा। ए मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक बार स्क्रीन में, हालांकि AURA ऑरा MINE ऑरामाइन ओ, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ऑरामाइन ओ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑरामाइन ओ जो है इट्स अ सिंथेटिक येलो डाई, एंड इट्स अ सिंथेटिक येलो डाई विच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडस्ट्री इंक्लूडिंग टेक्सटाइल एंड लेदर प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग इंक्स, पेपर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्टेन माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेनिंग प्रोसीजर्स। तो आप देखते हैं ऑरामाइन ओ का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। इसका कलर बहुत विविड होता है, इनएक्सपेंसिव हुई होती है, और इसीलिए कई बार इसको फूड कलर में भी यूज कर देते हैं, जबकि फूड कलर में इसको यूज करने की परमिशन नहीं है। इट कैन क्रिएट हेल्थ रिस्क, जिसमें लिवर एंड किडनी डैमेजेस भी है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन भी है, म्यूटाजेनिक इफेक्ट्स भी हैं, जेनेटिक मटेरियल अल्टर कर सकती है, एंड कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल भी रखती है। तो आप देख सकते हैं कि ऑरामाइन ओ कितनी ज्यादा नुकसानदायक है बट फिर भी यूज हो रही है। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आते हैं एडिटोरियल पार्ट में, द कमलेशन केस एंड इट्स सिंपलेस्ट लेसन। बहुत देखो, मैंने कई बार बोला है, आज फिर बोलूंगा, संजय हेगड़े का आर्टिकल दिखे, चुपचाप पूरा आर्टिकल पढ़ा करो। बेहतरीन बंदा है, बेहतरीन आर्टिकल लिखते हैं, सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अमेजिंग आर्टिकल, हमेशा जैसे मैं इनको बहुत पहले से सुनता आ रहा हूं, क्योंकि राज्यसभा टीवी में पहले बहुत अच्छे अच्छे शोज आते थे। तो उसमें एक शो आता था बिग पिक्चर करके, है ना, जब उसमें गिरीश निकम जी आते थे, उनकी हालांकि डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेट है। उसके बाद से तो पूरा चैनल का भट्टा बैठ गया राज्यसभा टीवी का, है ना, पूरा गवर्नमेंट हो गया वो चैनल। लेकिन मतलब गजब आता था उस समय। गिरीश निकम
जी के साथ। ये संजय हेगड़े कई बार शोज में आते थे एनालिसिस के लिए द बिग पिक्चर में, एंड वो कभी आपको शो मिले तो यार मैं क्या बोलूं, पूरा आपकी तैयारी में, ठीक है आप निकाल रहे हैं, अभी भी लोग निकाल रहे हैं एग्जाम, लेकिन मेरे टाइम पे जो ये बिग पिक्चर और ये वर्ल्ड अफेयर्स करके एक न्यूज़ आता था, अरे अमेजिंग था यार। मतलब राज्यसभा टीवी देखने का भी अलग अलग मजा होता था। डेली के 2 घंटे हमारे फिक्स रहते थे कि राज्यसभा टीवी देखना है। संजय हेगड़े का जो ये आर्टिकल ही आया है, जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, द कमलेसन केस है ना, लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन का केस हुआ, जिनको डिसमिस कर दिया गया है फ्रॉम द आर्मी फॉर रिफ्यूजिंग टू इंटर द सैंक्टम ऑफ अ रेजिमेंटल टेम्पल या गुरुद्वारा, जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर्मी के ये लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन थे, जिनको अभी आर्मी से हटा दिया गया है। कोर्ट ने भी उनकी नहीं सुनी, कोर्ट ने भी उनको अपहेल्ड किया उस डिसीजन को हटाने का। हुआ ये था कि सेरेमोनियल परेड चल रही थी, जिसमें उन्होंने सैंक्टम के अंदर जाने से मना कर दिया था। देखो उन्होंने, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि बाकी सारी चीजें फॉलो की उन्होंने गुरुद्वारे के अंदर टर्बन भी पहना, उन्होंने उसके अंदर गए भी, खड़े भी रहे, सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए, लेकिन जब सैंक्टोरम के अंदर जाने लगे तो उन्होंने जाने से मना कर दिया, ठीक है ना। अब यहां पर जो ये केस है दो चीजों का, दो वैल्यूज के बीच का डायलेमा है ये। एक है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की फ्रीडम, मतलब जो आपके अंदर से आती है ना, जो आपको अंदर से जो आवाज आती है, तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। एंड सेकंड है आपकी मिलिट्री कोहेजन मतलब कि अगर आप आर्मी के साथ मिल करके काम नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ काम, एक आध दो काम अगर आप आर्मी के साथ नहीं मिल रहे हैं, तो कहते हैं कि आर्मी का कोहेजन सही नहीं है, मिलिट्री का कोहेजन सही नहीं है। कोर्ट का पर्सपेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। तो चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ने ये कहा कि जैसे, क्योंकि दोनों में केस गया था और दोनों ने इसको डिसीजन यही दिया है कि गलत किया उन्होंने, तो उन दोनों का ये कहना है कि रिफ्यूजल इज नॉट अ मैटर ऑफ फेथ बट अ डिसोबीडियंस ऑफ अ लॉफुल कमांड। दोनों कोर्ट, चाहे वो दिल्ली कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों का ये कहना है कि ये केवल और केवल मतलब फेथ का इशू नहीं है, ये लॉफुल कमांड को डिसोबे करने का इशू है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सेड, द कोर्ट हैज सेड। अब ऑथर ने ये भी कहा है कि भैया ठीक है, इसके लिए उन्होंने बोला कि मिलिट्री डिसिप्लिन खराब हुआ, ऑपरेशनल नेसेसिटी, आर्टिकल 33 ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ, सारी चीज़ें ऑथर ने कहा आपकी बिल्कुल सही है ना। लेकिन ठीक है, आप बोलते हो लीगली, अगर मैं बात करूं तो लीगली इट्स ओपन एंड शट केस, ठीक है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना था। आपने देखा, आपने बोला ठीक है भाई ये सारी चीजें है ही नहीं, आर्मी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, कंसाइंस, ये सब कुछ है ही नहीं और ये सब। लेकिन जो ऑथर ने दूसरा इशू उठाया, दूसरा जो इशू है, ऑथर ने कहा कि इट इज अ लीगली शट केस बट मोरली इट इज ओपन नाउ। वो मोरली अगर हम देखेंगे तो ये केस ओपन है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि आर्मी को डर किस चीज का था? आर्मी को डर ये था कि भाई ट्रूप्स एंड ऑफिसर के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, लीडरशिप को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। कोर्ट ने वो आउटलुक एक्सेप्ट भी किया, लेकिन ऑफिसर का व्यू पॉइंट भी जानना जरूरी है। ऑफिसर का कहना था कि इट वॉज अ सिंसियर कंसाइंस एंड इट वॉज नॉट अ डिफायंस। ये कमांड का डिफायंस नहीं था, ये केवल एक सिंसियर कंसाइंस था, ठीक है। आई हैव अटेंडेड एवरी परेड, मैंने हर परेड अटेंड की है, मैंने सारे कस्टम और सारे रिचुअल्स आर्मी के फॉलो किए हैं, मैंने उस दिन भी शू रिमूव किए, टर्बन भी बांधी, मैं ट्रूप के साथ खड़ा भी हुआ। एंड आई ओनली सॉट एग्जेम्पशन फ्रॉम एंटरिंग द सैंक्टम ड्यूरिंग द एक्टिव रिचुअल। जब एक्टिव रिचुअल स्टार्ट हुआ तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। इसका रीजन उन्होंने जो दिया कि सिंस आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द प्रोसेस ऑल्सो, मुझे ना वो प्रोसेस पता है ना कुछ पता है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी जगहों में आप नहीं जाएंगे, है ना। तो दिस इज व्हाट हैज बीन द कमलेसन आर्ग्यूमेंट। अब ये उन्होंने कहा कि ये अबैंडनमेंट ऑफ ड्यूटी नहीं था, इट वाज अ कोर डॉक्ट्रिनल लिमिट ऑफ फॉर मेनी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, ठीक है ना। तो इट वाज अ डॉक्ट्रिनल लिमिट फॉर फ्रॉम द प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनशिप एंड इट वाज नॉट एन अबैंडनमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। तो इसका ऑथर ने तो ये कहा कि भाई इसमें सिंपलर एकोमोडेशन किया जा सकता था, है ना। जो उनके ऑफिसर इंचार्ज भी थे उनको ये केस ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली कोर्ट ने क्या कहा, ये हमारा अभी इंटॉलरेंस शो करता है। ऑथर का ये कहना है कि ये केस तो कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था, ये केस होना ही नहीं चाहिए था एक्चुअलिटी में ये नहीं कह रहे हैं संजय हेगड़े जी की ये केस वहां पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। वो जजमेंट जो भी हुआ उसमें उसकी कंसाइंस की कोई वैल्यू नहीं, कंसाइंस को नहीं
देखा क्या, ये अलग बात है। लेकिन ऑथर का कहना है कि लार्जर जो हमारा लॉस है ना, इट्स लॉस इन ट्रस्ट, है ना, लॉस इन ट्रस्ट, दैट इज द थिंग। क्योंकि आप ये मैसेज भेज रहे हैं कि देयर इज नो रूम फॉर कंसाइंस, है ना। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, जस्ट बिकॉज ही इज इन आर्मी ही विल नॉट हैव एनी कंसाइंस ऑफ हिज ओन, कैन यू से दिस? So this is the bigger question, कि whether a person has conscience or not, and if someone is in army then he loses all his conscience, that is the bigger question। तो ऐसे में तो माइनॉरिटी जो है बहुत खतरे में फील करेगी अपने आप को कि भाई अगर हम आर्मी, देखो ठीक है, मेजोरिटी कौन है, मेजोरिटी आपके जो कंट्री की है वो एक मेजोरिटी है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, दैट विल बी द मेजोरिटी। वही मेजोरिटी आपको हर कहीं रिफ्लेक्ट होगी, है ना। माइनॉरिटी आपको हर कहीं माइनॉरिटी में ही दिखेगी, है ना। जैसे आप आर्मी में देखोगे तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ज्यादा रहेंगे, दूसरे रिलीजन के लोग कम रहेंगे। अब देखो विल किसकी हो रही है, मेजोरिटी की हो रही है, क्योंकि वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जा रहे हैं, उनके इश्यूज, उनके फंक्शंस हैं ये। तो ऐसे में फिर माइनॉरिटी वाले क्या करें, दैट इज द बिगर क्वेश्चन, है ना, कि बेसिकली इट विल बी अ इशू फॉर देम, है ना, देयर इज नो रूम फॉर कंसाइंस। दिस इज व्हाट अनसेटलिंग एज पर दी ऑथर। ये सब सारे ऑथर के व्यूज है, मेरे कोई व्यूज नहीं है ना, ये ऑथर के ही व्यूज है। तो व्हाट द जुडिशरी कुड हैव आस्क्ड, जुडिशरी क्या पूछ सकती थी, तो कोर्ट्स टू डिटर द मिलिट्री डिसिप्लिन बट दे हैव इंटरवीन्ड बिफोर ऑल्सो, वुमेन ऑफिसर्स केस या पेंशन रिफॉर्म्स या रिक्रूटमेंट रूल्स, इन सब जगहों में उन्होंने इंटरवीन किया ना। वहां पे ऐसा थोड़ी है कि आर्मी का चलने दिया। तो अब इस बार क्यों उन्होंने इसको जज नहीं किया फ्रॉम प्रोपोर्शनैलिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन, क्यों इसमें अकोमोडेट नहीं किया इस व्यू पॉइंट को, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द ऑथर हैज सेड। एंड इसके अलावा ऑथर ने एक और बोला है, द कंपैरिजन इज नॉट लिटरल बट इंस्ट्रक्टिव। ग्रेट मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस फाल्टर व्हेन, अच्छे मिलिट्री इंस्टीट्यूशन फाल्टर कर जाते हैं कब, when rituals become rigidity becomes exclusion and exclusions corrodes justice। this is what the author has said। and बहुत अच्छी लाइन है विक्टर ह्यूगो's warning की, विक्टर ह्यूगो की एक वार्निंग है, military loses its edge when it loses its fairness। अब मैं इसीलिए बोलता हूँ संजय हेगड़े का आर्टिकल कभी भी आएगा ना, पढ़ लेना। रिचुअल बिकम्स रिजिडिटी बिकम्स एक्सक्लूजन एंड एक्सक्लूजन करोड्स जस्टिस। विक्टर ह्यूगो का कोट, अ मिलिट्री लूजेस इट्स एज व्हेन इट लूजेस इट्स फेयरनेस, है ना। ऑथर ने कहा कि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, ट्रेजिडी है कि केस कोर्ट तक गया, दैट इज द ट्रेजिडी। ये कोर्ट तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। जो कमांडिंग ऑफिसर वाइज होता, अगर कमांडिंग ऑफिसर दिमाग वाला होता तो, या फ्लेक्सिबल लीडरशिप होती, तो इट कुड हैव अलाउड हिम टू स्टैंड जस्ट आउटसाइड द सैंक्टम। ठीक है, आप खड़े रहो, सैंक्टम के बाहर खड़े हो जाओ, है ना, दैट कुड हैव बीन डन, बट नहीं, वो नहीं हुआ। एंड ठीक है, अच्छी बात है। तो दैट इज व्हाट द ऑथर हैज सेड। कमलेशन के केस से हमें क्या शिक्षा मिलती है, संजय हेगड़े का कहना है कि ड्यूटी एंड कंसाइंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अकोमोडेशन स्ट्रेंथन कोहेजन, इट डज नॉट वीकन इट। अकोमोडेशन अगर आप करेंगे तो हमेशा कोहेजन आपका बढ़ेगा। यूनिफॉर्मिटी नीड नॉट टू बी फोर्स्ड व्हेन रिस्पेक्ट, सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट एंड सिंसियरिटी है तो यूनिफॉर्मिटी आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एडिटोरियल संजय हेगड़े का कमलेशन केस एंड इट्स सिंपल लेसन हमने देख लिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। व्हाई इंडिया स्ट्रगल्स टू क्लीन इट्स एयर्स। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्यों इंडिया स्ट्रगल कर रहा है अपनी एयर को क्लीन करने के लिए, क्यों भाई दिल्ली में इतना क्या है। तो सबसे पहला जो ऑथर ने रीजन दिया है वो ये दिया है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉडीज। अगर हम यूके, यूएस, जापान, चाइना ऐसी कंट्रीज को देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेशनल लॉज हैं और वहां पे स्ट्रॉन्ग सिंगल रेगुलेटर्स हैं, ना। ऐसा नहीं कि 10, 15, 20 रेगुलेटर्स बना दिए और वो सारी चीजें देख रहे हैं। वहीं इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ क्लीन एयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत स्कैटर्ड है इन मेनी बॉडीज, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना दिया, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना दिया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी CAQM बना दिया, फिर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी बना दी, म्यूनिसिपल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनकी भी उसमें डाल दिया, है ना। सेक्टोरल एजेंसीज भी हैं, जैसे कि NHAI की भी अब एजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाईवेज पे पोल्यूशन नहीं होगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का भी दे दिया भाई, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी कह दिया कि आपको नहीं करना। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लीन एयर की वो इतनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है और इतनी जगह फैली हुई है कि कोई अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई ही नहीं जा सकती है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच द ऑथर सेज, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी चीज ऑथर ने कहा कि हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस देखे जाते हैं, क्योंकि चूंकि हमारे यहाँ इतनी हेस्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई आपको 15 दिनों के अंदर पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आप शॉर्ट टर्म में करना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप क्लाउड सीडिंग करना शुरू कर दोगे। आप बोलोगे ठीक है हम एक काम करते हैं, वाटर स्प्रिंकलिंग करा देते हैं, स्मोक टावर्स बनवा देते हैं, या ऑड इवन स्कीम को हम ला देते हैं, चलो विंटर में
तो ये सारे क्या है, ये सारे क्विक फिक्सेस हैं, ये सारे शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस हैं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है ना। तो दैट इज द सेकंड थिंग जो ऑथर ने यहाँ बताया कि शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशंस है वो दिक्कत देते हैं। थर्ड जो प्रॉब्लम है उसमें दो ट्रैप्स के बारे में ऑथर ने कहा है। पहला है इंटेलेक्चुअल ट्रैप। भाई हमारे यहाँ सिंपल सा एक बिलीफ है दैट सोल्यूशंस कंसीव्ड विद इन एलीट इंस्टीट्यूशंस, थिंक टैंक्स या मल्टीलेटरल एजेंसीज और टॉप साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विल ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू इफेक्टिव एक्शन। उनका यह कहना है कि जो सोल्यूशंस एलीट इंस्टीट्यूशंस में या मल्टीलेटरल एजेंसीज में, थिंक टैंक्स बनाएंगे, इंटेलेक्चुअल ट्रैप इसी को बोलते हैं, वो बिल्कुल अपने आप में कारगर होंगे, साबित होंगे, है ना। इसीलिए क्लाउड सीडिंग भी की थी इन्होंने, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स ने आके बोल दिया, आईआईटी कानपुर वालों ने बोल दिया हाँ भाई होगा होगा बढ़िया करो, तो आईआईटी दिल्ली वालों ने बोला था शायद, तो उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो इनका ये कहना है कि एलीट इंस्टीट्यूशन या ये सब इंटेलेक्चुअल ट्रैप है ये। लेकिन ये चीज़ें जितनी थ्योरी में जितनी सुंदर दिखती हैं, प्रैक्टिकलिटी में उतनी होती नहीं है, और इतना जल्दी वो भी नहीं देते, ये रिजल्ट भी नहीं देते। सेकेंड जो ट्रैप है वो है वेस्टर्न ट्रैप। ऑथर ने कहा कि वेस्टर्न ट्रैप मतलब कि हम कई बार क्या करते हैं, इंपोर्ट करने लगते हैं आइडियाज़ को, है ना। बेस्ट प्रैक्टिसेस भैया अमेरिका से ले लो, बेस्ट प्रैक्टिसेस आप यूके से ले लो, स्वीडन से ले लो। भाई वन शू फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी नहीं काम करती है। जो वहां काम किया वो आपके यहाँ काम नहीं करेगा। आपके यहाँ पहले तो लोगों से लेकर के हर चीज डिफरेंट है, आपका कल्चर डिफरेंट है, आपके लोगों की समझ अलग है, एजुकेशन स्टैंडर्ड अलग है, तो वन शू फिट्स ऑल विल नॉट वर्क हेयर। तो इंटेलेक्चुअल ट्रैप और दूसरा वेस्टर्न ट्रैप जो है, ये सारे रीजंस हैं कि क्यों हमारे यहाँ क्लीन एयर नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। अब क्या करने की आवश्यकता है, व्हाट शुड बी डन, तो व्हाट इंडिया नीड्स इज एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस विच आर डिजाइंड फॉर इंडियन कंस्ट्रेंट्स। ऐसे इंस्टीट्यूशन आप बनाओ जो भारत के तरीके से बने, है ना। क्लियरर रूल्स हो कि कौन लीड करेगा, मॉडर्न क्लीन एयर लॉ लेकर के आओ, एक्सप्लिसिट मैंडेट रखो, मल्टी ईयर फंडिंग रखो, एक साल क्विक फिक्स मत करो, मल्टी ईयर फंडिंग का मैकेनिज्म रखो, उसके इन्फोर्समेंट का एक क्रेडिबल मैकेनिज्म बनाओ, है ना। पब्लिक के पास एक्सेस रखो कि वो डेटा को देख सके, एंड साइंस मैनेजर्स हु कैन ब्रिज साइंस विद गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। तो ऐसे साइंस मैनेजर्स की भर्ती करो, है ना, जो ब्रिज कर सकते हैं गवर्नेंस को साइंस के साथ। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस की है एक स्कीम टू प्रमोट रिसर्च इन टेक्सटाइल्स में रिसर्च के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। इसका नाम है टेक्स रैम्प्स स्कीम। टेक्स रैम्स स्कीम, टेक्स यानी टेक्सटाइल फोकस्ड, रैम्स यानी कि रिसर्च, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड स्टार्टअप, ठीक है ना। कौन कौन से, रिसर्च, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड स्टार्टअप स्कीम। इसमें 305 करोड़ लाए गए हैं टू स्ट्रेंथन रिसर्च, इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन द टेक्सटाइल सेक्टर, है ना। रिसर्च, इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है इन द टेक्सटाइल सेक्टर। और अकॉर्डिंग टू प्रेस रिलीज ये स्कीम जो है इट विल इफेक्टिव फ्रॉम 25-26 से 30-31 तक रहेगी ये लागू, 25-26 से 30-31 तक, ठीक है ना। लगभग ये 5 साल की स्कीम रहेगी। और टेक्स रैम्स स्कीम्स है, याद रखिएगा, जो क्रिटिकल गैप्स हैं रिसर्च में, डेटा सिस्टम में, इनोवेशन सपोर्ट में, ये सारी गैप्स को फिल करने के लिए स्कीम लाई गई है इन द टेक्सटाइल सेक्टर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसे कोई न्यूज नहीं दिख रही। एक है द वर्ल्ड फेमस नाइव पेंटर्स इन अ सर्बियन विलेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सर्बियन विलेज की बात चल रही है जिसका नाम है कोवासिका। तो अगर आपसे कोई पूछता है पहली चीज तो कि कहाँ पर ये लाई करता है, तो आप बता सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, कोवासिका, इट्स अ सर्बियन विलेज। अब न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसको यूनेस्को ने एक तो लास्ट ईयर रिकॉग्नाइज किया था कोवासिका पेंटर्स को ऑन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, विच इज अ माइलस्टोन फॉर दिस, है ना। तो याद रखेगा यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट जो है कल्चरल हेरिटेज की, उसमें कोवासिका पेंटर्स को रखा गया। तो कोवासिका के पेंटर्स बहुत फेमस है ना। इट्स अ स्लीपी टाउन इन द नदर्न सर्बिया, जहाँ पे एक अलग स्टाइल ऑफ नाइव आर्ट है ना, इट हैज डेवलप्ड देयर, एंड वहीं पे है। अब चूंकि वहाँ पे थोड़ा इसकी डिटीरियरेट हो रही है कि यहाँ के जो लोग हैं, एज बढ़ती जा रही है, सारी चीज़ें, ये आर्ट बाहर नहीं जा पाया। तो दैट इज द बिग थिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। समझ में आ गया होगा। ये था आज का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दैट इज इट। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।